मेरे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी जुड़ गए हैं। श्रवण जी, आपका स्वागत है इन रुझानों के बीच में। और ये जो रुझान है आपको कितना चौंका रहे हैं ये जानने में दिलचस्पी है। कितने उत्साहित या निरुत्साहित, ये तो सवाल करना ठीक नहीं। सवाल यही है कि ये परिणाम आपकी अपेक्षा अनुरूप है या इन परिणामों से आप अचंभित हैं रुझानों के। मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान से बिल्कुल अचंभित नहीं हूं। मैं तेलंगाना से बिल्कुल अचंभित नहीं हूं। मैं सबसे ज्यादा अचंभित हूं छत्तीसगढ़ से, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश का पता था कि हार रही है कांग्रेस, पर वहां ये नहीं पता था कि इतने खराब प्रदर्शन से हारेगी। हारने का तय था। हम मान के चल रहे थे कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में नेक एंड नेक है, पर वहां बहुत जबरदस्त हार हुई है। जो सबसे बड़ी हार जो दिख रही है, वो नजर आ रही है, वो छत्तीसगढ़ की है। और उस हार के पीछे कोई कारण समझ के बाहर है कि क्यों हारना चाहिए। मसलन बस्तर में भी हार और रायपुर में भी हार। कुछ अगर धान का क्षेत्र है, धान की वसूली का क्षेत्र है, वहां भी हार रहे हैं आप, और टीएस सिंहदेव को भी मुश्किल हो रही है। तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला नतीजा है, और ये कतई हमारे ख्यालों में नहीं था, उम्मीदों में नहीं था, जी, बहसों में नहीं था। पर मैं श्रवण जी आपसे थोड़ा मध्य प्रदेश को लेकर बात करना चाहता हूं। कमलनाथ जैसा अनुभवी राजनेता, दिग्विजय सिंह जैसा रणनीतिकार, और इसके बावजूद भी ये हाल जो कांग्रेस का हो रहा है, इसको क्या आप लाडली बहना के कमाल के तौर पर देखेंगे या कुछ और देखेंगे? मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ। लाडली बहना एक अपनी जगह फैक्टर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी महिलाएं हैं 3.25 करोड़, उसमें से लाडली बहना का लाभ केवल 1,32,00,000 को है। और टोटल जो वोट पड़े हैं वो भी 50% ही पड़े हैं। तो मैं लाडली बहना नहीं है, मैं एक पैकेज को देख रहा हूँ कि लाडली बहना भी है, लाडली लक्ष्मी भी है, किसानों के ऋण माफ भी हैं, मुफ्त का अनाज भी है, बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ। जो मैं सबसे बड़ी चीज देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि इस हार का के लिए जिम्मेदार किसको बनाया जा सकता है, किन कारणों को। तो इस हार के जो एकमात्र नायक हैं वो कमलनाथ हैं, और उसके पीछे कई कारण हैं, मतलब एक कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि कई जगह पर, कई स्थानों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए कि जिनको वो मानकर चल रहे थे कि हराने के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ का उम्मीदवार मान लीजिए, या इंदौर में मान लीजिए। तो सबसे बड़ा कारण तो यह है कि उम्मीदवारों का चयन काफी कई सीटों पर खराब हुआ। दूसरा बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री ने जो अपना पूरा का पूरा 15 से 20 बार उन्होंने मध्य प्रदेश में रैलियां, रोड शो वगैरह किए। अमित शाह ने जिस तरह से अपने आप को मध्य प्रदेश में लगा दिया, साथ साथ सांसदों को खड़ा कर दिया, राष्ट्रीय महासचिव को खड़ा कर दिया, और एक माहौल बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी हकीकत में चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की एंट्री जो हुई, राहुल गांधी का प्रवेश ही, आपको आश्चर्य होगा हिमांशु जी, जी, वो उनकी सबसे पहली यात्रा काला पीपल में हुई, जहां की कुणाल चौधरी हार गए। वो इंदौर हवाई अड्डे पर उतरे और सीधे काला पीपल गए, और काला पीपल में सभा को संबोधित करके इंदौर लौटे और वापस चले गए।
और काला पीपल वो इसलिए आए थे कि वो जीतू पटवारी के रिश्तेदार हैं, या जीतू पटवारी की सिफारिश पे आए थे। पर जीतू आप पटवारी देख तो रहे खुद हैं कि 20,000 जीतू वोटों पटवारी से भी पीछे हार चल रहे रहे हैं। हैं। और श्रवण जी, जीतू पटवारी तो खुद 20,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। प्रत्याशी चयन की अगर चूक है तो अब जीतू पटवारी को प्रत्याशी बनाया जाना भी क्या कांग्रेस की गलती थी? कि जीतू पटवारी की हार पर आश्चर्य इसलिए नहीं है कि इस बार मधु वर्मा उनकी जगह जो थे, उनको पहली दिन से काफी मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था। और मधु वर्मा पिछली बार हार चुके थे, उसके बाद भी उनको टिकट दिया गया। और मधु वर्मा काफी काम कर रहे थे, जब से मतलब काफी पहले से काम कर रहे थे। हाँ, जम के काम कर रहे थे। तो इसलिए मुझे जीतू पटवारी की हार पर बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है। मुझे कुल मिलाकर जो मैं श्रवण जी 1 मिनट रोकूंगा, कुछ महत्वपूर्ण मुझे अपडेट देने हैं लोगों को। भूपेश बघेल जिनके जीतने हारने के संदर्भ में रुझान आ रहे थे, अब जो रुझान है वो उनको एक ठीक ठाक बढ़त के रूप में है। भूपेश बघेल इस समय 2,470 वोटों से पाटन विधानसभा क्षेत्र से आगे चल रहे हैं अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी विजय बघेल के मुकाबले। लेकिन इसके साथ जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी आप सबके लिए बड़ी दिलचस्पी का विषय हो सकता है। वो दिलचस्पी का विषय इसलिए क्योंकि पाटन विधानसभा क्षेत्र से ये दो दिग्गजी चुनाव नहीं लड़ रहे थे। जोगी कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख पूर्व विधायक अमित जोगी भी चुनाव लड़ रहे थे। तो अमित जोगी को कितने वोट मिले इसमें भी आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। और हमारी जानकारी ये बताती है कि अमित जोगी को अभी तक मात्र 1,300 वोट मिले हैं। क्या अमित जोगी ने चुनाव नहीं लड़ा या चुनाव लड़ा पर लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, ये विचार का विषय हो सकता है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर भी निर्णायक हार की ओर आगे बढ़ गए हैं। वो 9,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं विजय शर्मा के मुकाबले। वहीं डॉक्टर रमन सिंह भी अब निर्णायक बढ़त ले चुके हैं। जीत की घोषणा कभी भी हो सकती है। 24,356 वोटों से आगे चल रहे हैं। रमन सिंह पिछला चुनाव 17,000 वोटों से जीते थे, पर इस बार वह 24,356 वोटों से आगे चल रहे हैं। मैं वापस श्रवण जी आपके पास आना चाहता हूं मध्य प्रदेश को लेके, और मेरा सवाल थोड़ा बिल्कुल अलग है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्या हो रहा है भाजपा में आने के बाद? ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए हुए मंत्री हैं, गिनना शुरू कीजिए। महेंद्र सिंह सिसोदिया, ब्रिजेंद्र सिंह यादव, सुरेश धाकड़, गोविंद सिंह राजपूत, ओपी एस भदौरिया। ओपीएस भदौरिया को पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। और ये चार जो मंत्री हैं ठीक ठाक पीछे चल रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 230 में 165 सीटों पर आगे चल रही है, तो जिन सीटों पर आगे नहीं चल रही उनमें ये सीटें शामिल हैं। क्या कहेंगे श्रवण जी? ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सिंधिया समर्थकों के साथ खेल कर दिया, जनता के द्वारा खेल हो गया, या कुछ और हो गया? देखिए, दोनों चीजें हैं, आप दोनों को मिला लीजिए। सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में अभी पूरी तरह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी स्टेब्लिश नहीं हो पाई। आप एक चीज देखिएगा हिमांशु जी, जो आपका सवाल है उससे मिलता जुलता सवाल जो है वो ये कि अगर शिवराज सिंह की जगह किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो किसको बनाएगी? इसके दो उत्तर हैं। एक तो ये कि लोकसभा के चुनाव तक शिवराज सिंह को रखना जरूरी है, और दूसरा ये कि लोकसभा के चुनाव के बाद क्या होगा। आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं किसी भी बहस के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वो भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनके बीच में संबंधों को किस तरह से डिफाइन करेगी। जैसे आपने अरुण साव से पूछा कि क्या वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो भी पार्टी मुझे काम देगी वो करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि रमन सिंह हमारे नेता हैं। छत्तीसगढ़ में 36 नेता हैं बीजेपी के। मध्य प्रदेश में आप सोचिए कि जितने लोग सांसद
खड़े किए गए वो सारे के सारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे को क्या करेंगे? दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के बीच में एक भयानक संघर्ष है। तो ये जो आपने सवाल पूछा है, ये उसका जवाब है। मतलब मैं कांग्रेस को खारिज करके ही चल रहा हूं। कांग्रेस के पूरा हेडक्वार्टर अब दिल्ली पहुंच गया है। इसके कई कारण, इसमें कई कारण ये भी है, कि टीएस सिंहदेव को आपने कितने महीने पहले उप मुख्यमंत्री बनाया छत्तीसगढ़ में, और कितने समय तक दोनों के बीच में संघर्ष रहा। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच 4.5 साल तक संघर्ष रहा। मध्य प्रदेश में कोई एक नेता नहीं रहा, मतलब ज्योतिरादित्य थे और उसके बाद में अभी टिकटों को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में जो संघर्ष चला, कपड़े फाड़ देने वाली जो बात हुई, सार्वजनिक रूप से जो छिछालेदार हुई, तो बहुत सारी चीजें हैं कांग्रेस के हारने की। इसलिए मैं कांग्रेस की हार से मैं केवल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार से थोड़ा अचंभित हूं कि मैं श्रवण जी, आपने कहा कि अरुण साव ने ये कहा कि जो पार्टी कहेगी, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि रमन सिंह मेरे नेता है। रमन सिंह तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह तो मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद भी भाजपा के कई बड़े नेताओं के अरमान मचल रहे हैं इस बार नेतृत्व करने के लिए। क्या देखते हैं, जो रुझान आ रहा है वही अगर परिणाम है तो क्या शिवराज सिंह की जगह कोई और चेहरा होगा और होना चाहिए? सवाल पूछा है, होगा और होना चाहिए, दो चीजें हैं। होगा का तो क्योंकि वो होगा के लिए ही इतने उम्मीदवारों को उन्होंने खड़ा किया जी, कि वो एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह के खिलाफ 2018 में भी थी और अभी भी थी, तो इसलिए इतने लोगों को उन्होंने खड़ा किया। होना चाहिए कि नहीं का जवाब यह है कि निश्चित रूप से होना चाहिए। और अगर मेरा जवाब यह है कि होना चाहिए, तो मेरा निश्चित रूप से यह भी मानना है कि होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो इक्वेशन है शिवराज सिंह चौहान के साथ, इमोशनल कनेक्ट है, और बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ जो, मतलब जिस तरह से शिवराज सिंह ने चैलेंज किया पूरे के पूरे चुनाव में मोदी जी की सत्ता को, टिकट नहीं मिलने से लेकर मिल जाने के बाद तक जनता के बीच में पहुंचकर पूछना कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, नहीं रहूंगा तो क्या होगा। और उन्होंने जो अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश की, वो मोदी जी के स्टाइल में और मोदी जी की पसंद में फिट नहीं होता है। और हम 2014 से मोदी जी और शिवराज सिंह के बीच की इक्वेशन को जानते हैं कि दोनों के बीच में किस तरह की इक्वेशंस रही हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब अगर विधानसभा जीत गए हैं तो जो कॉन्फिडेंस का लेवल है मोदी जी का वो बहुत बढ़ जाएगा, और उनको कोई आपत्ति नहीं होगी कि कोई किसी खट्टर को, किसी धामी को यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी स्थापित कर दें। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी कर दें, ऐसे ही राजस्थान में भी कर दें। अब भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो क्षेत्रीय शक्तियों से उभर जाएगा, और उसका जो पूरा का पूरा काम है वो जो इनका गुजरात स्टाइल का फंक्शनिंग है, हरियाणा स्टाइल का है, उत्तराखंड स्टाइल का है, क्योंकि वो पावर सेंटर सब बनने नहीं देंगे, न राजस्थान में, न छत्तीसगढ़ में, और न मध्य प्रदेश में। तो जो आपका सवाल है उसका ये जवाब, जरा आप हमारी स्क्रीन में निगाह डालें। छत्तीसगढ़ में भी रुझानों को शायद भाजपा ने निर्णायक मान लिया है। मध्य प्रदेश में तो 2 घंटे पहले ही भाजपा ने निर्णायक नतीजों के तौर पर अपना जश्न शुरू कर दिया, पर अब जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वो भाजपा के रायपुर स्थित कार्यालय की आ रही हैं, जहां पर ढोल ताशे बजने चालू हो गए हैं।
54 सीटों पर भाजपा आगे है, कांग्रेस 34 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता तो चुनाव में आगे हैं ही, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पीछे ही चल रहे हैं। यह दृश्य देखें आप स्क्रीन पर। अच्छा, अब आपको क्या दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने मान लिया है कि अब हमारी छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक और अपडेट है, कांग्रेस के लिए अच्छी खबरों का तो कोई मानो अकाल सा पड़ गया है। कांग्रेस के संदर्भ में एक खबर यह है कि गुना जिले अंतर्गत चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मण सिंह अब एक तयशुदा हार की ओर आगे बढ़ गए हैं। 9,766 मतों से पीछे चल रहे हैं लक्ष्मण सिंह। जयवर्धन सिंह उनके भतीजे भी पीछे चल रहे थे। छठे राउंड के बाद में वो तकरीबन 3,000 मतों से आगे हो गए, पर लक्ष्मण सिंह भाजपा में हुई बगावत के बाद भी कोई बहुत उम्मीद जताते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक और बड़ी खबर हमारे पास आई है, जो मैं बात कर रहा था लगातार श्रवण जी से। श्रवण जी, उसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, जो सिंधिया जी के साथ भाजपा का हिस्सा बने थे, आपके पास के इलाके के ही हैं, धार जिला अंतर्गत बदनावर। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, भंवर सिंह शेखावत उनके मुकाबले 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। चुन चुनकर जो सिंधिया जी के साथ आए हुए नेता थे और मंत्री बने हुए हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। यह अनायास है या सायास है श्रवण जी? मंत्रिमंडल में सीटें खाली हो रही हैं भाई। तो शेखावत हैं, भंवर सिंह शेखावत, ये काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे और भारतीय जनता पार्टी ने इनको काफी उपेक्षा दी, इनको इसलिए इन्होंने विद्रोह किया और ये इसीलिए कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने इन पर दांव चलाया। मैं हिमांशु जी आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं जी। आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। इंडिया टुडे एक्सिस ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, जिस पर पूरी बहस चली एग्जिट पोल की, 140 से 162 सीटें दी और उसी तरह चाणक्य ने 151 सीटें भाजपा को और कांग्रेस को 74 सीटें दी। इन दोनों एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जिताया है। एक ने 40 से 50 सीटें दी और दूसरी ने 57 सीटें दी। 36 से 46 सीटें दी। आप मुझे ये बताइए कि 40 से 50 दी। आप मुझे ये बताइए कि ये एक ही एजेंसी के जो दो फिगर्स हैं कि वो मतलब भाजपा को 33 और कांग्रेस को 57 और भाजपा को 46 और कांग्रेस को 40 से 50 दे रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में उलट जाता है पूरा मामला। और जिस चीज को लेकर पूरी बहस चली एग्जिट पोल को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर, वहां लगभग ठीक उतरता है। क्या कारण हो सकता है? आपका क्या विचार होना चाहिए? मैं इसमें आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ दर्शकों से साझा करना है। मध्य प्रदेश में दिमनी विधानसभा क्षेत्र से चौंकाने वाला रुझान आया है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कांग्रेस प्रत्याशी से आगे नहीं, बहुत आगे चल रहे हैं, तकरीबन 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र सिंह तोमर खतरे में है। आप चौंक रहे होंगे मेरे इस रुझान के संदर्भ में, लेकिन चौंकिए मत, मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो सटीक जानकारी है। नरेंद्र सिंह तोमर कांग्रेस प्रत्याशी से 18,000 वोटों से आगे होने के बावजूद भी चुनाव में फंसे हुए हैं, और इसलिए फंसे हुए हैं कि इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं बलबीर दंडोतिया, और वो इस समय नरेंद्र सिंह तोमर से 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के मुकाबले 3,000 वोटों की बढ़त इस समय बलबीर दंडोतिया को मिली हुई है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण
चौंकाने वाला रुझान, जैसे हम चौंकाने वाला कहते हैं। श्रवण जी अभी चौंके हुए हैं। क्यों चौंके हुए हैं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की गैर मौजूदगी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 54 सीटों के साथ बढ़त पर है और कांग्रेस पिछड़ रही है। पर अब क्या कहेंगे श्रवण जी नरेंद्र सिंह तोमर जी के संदर्भ में? नहीं, दंडोतिया काफी पावरफुल कैंडिडेट थे और बहुत ही अनिच्छा से ये लड़ रहे थे वहां चुनाव, ब्राह्मण वर्सेस इनका राजपूतों का। नरेंद्र सिंह तोमर इस समय कुछ कह रहे हैं, हम उनकी बात सुनने की कोशिश करेंगे। कह रहा हूं उसे भी सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बीच में एक बड़ा रुझान भाटापारा से बदलाव के संदर्भ में है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, जो वर्तमान में वहां से विधायक भी है, मैदान में है, लगातार आगे चल रहे थे। पर अभी अभी रुझान के अंतर्गत छठवें राउंड में इंदर साहब जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो आगे हो गए हैं। तकरीबन 564 मतों से शिवरतन शर्मा पीछे चल रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही हो, उस सरकार का एक अनिवार्य चेहरा शिवरतन शर्मा हो सकते हैं। उनकी इतनी वरिष्ठता हो गई है, इतना उनका अनुभव हो गया है, इतना संगठन के स्तर पर उनका दखल है कि इस बार शिवरतन शर्मा अगर चुनाव जीतेंगे तो तयशुदा मंत्री के तौर पर हम उन्हें देख सकते हैं। पर वो शिवरतन शर्मा जरा मुश्किल में है, ये खबर हमारे सामने आ रही है। पर हम शिवरतन शर्मा जी के संदर्भ में तो बात बाद में करेंगे। श्रवण जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी था। तो श्रवण जी, नरेंद्र तोमर पीछे, कैलाश जी आगे, प्रहलाद पटेल आगे, दो कांटे और थे, नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे। अब मुख्यमंत्री के संदर्भ में 3 नाम रह गए। अगर नरेंद्र सिंह तोमर का यही अंतिम परिणाम हुआ तो फग्गन सिंह कुलस्ते का हारना तय है, क्योंकि 10,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। आप भी मानेंगे मेरे ख्याल से। तो क्या कहते हैं, कैलाश जी प्रहलाद जी के लिए कोई संभावना देखते हैं आप, या आप इस बात में कायम है कि शिवराज जी हो जाएंगे? तोमर जी पर आता हूं। तोमर जी के मामले में वहां पर बहुत संघर्ष चल रहा था, ब्राह्मण वर्सेस राजपूत, और ब्राह्मणों को वहां वोट डालने से रोका भी गया। दूसरा, वो जो वीडियो आया था इनके तोमर साहब के बेटे को लेकर, जितने वीडियो आए, उसने बहुत ज्यादा वहां नुकसान पहुंचाया। दूसरा कारण। तीसरा कारण, तोमर साहब बहुत अनिच्छा से वहां चुनाव लड़े। वो दिमनी में उन्होंने बहुत ही नवरात्रि के बाद पहली बार प्रवेश किया, वो लड़ने ही नहीं चाहते थे। तो इसलिए तोमर साहब ने हार को स्वयं आमंत्रित किया है। और दूसरा, ये जो वीडियो आया है इसने काफी उनको क्षति पहुंचाई है। देखिए, मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं सबसे बड़ा कैंडिडेट जो मानता हूं, जितने लोग आपने बताए उसमें, मैं प्रहलाद पटेल को मानता हूं। प्रहलाद पटेल के साथ कई पॉजिटिव्स हैं। वो ओबीसी हैं, निर्विवाद आदमी हैं, पहली बार चुनाव लड़ा उन्होंने विधानसभा का, और एक ऐसे एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं जो अभी तक रिप्रेजेंटेशन में नहीं था। और उनका जो विरोध है, वो अपने पूरे कैंपेन के दौरान वो शिवराज सिंह की तारीफ करते रहे। अगर आप उनके वक्तव्यों को सुने तो वो शिवराज सिंह की तारीफ करते रहे।
शिवराज सिंह एक ऐसी ताकत बन के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश में कि चाहे वो मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, उनका वर्चस्व कायम रहेगा। चाहे प्रधानमंत्री उनको तोमर साहब के रिप्लेसमेंट के तौर पर केंद्र में ले जाएं और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दें या प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दें, प्रहलाद पटेल जो हैं वो काफी, मुझे लगता है कि, और कैलाश विजयवर्गीय से शिवराज सिंह का कंफर्ट लेवल 0 है। मतलब ये कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। तो इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को लेकर चाहे जितनी बातें कही जाए, उनका मुख्यमंत्री बनना मैं तो पूरी तरह से रूल आउट करता हूं। और कोई मुझे तीसरा नाम हिमांशु जी नजर नहीं आता है जो आप कह रहे हैं। उनमें कुलस्ते अगर बाहर हैं तो वैसे भी उनका वो कहीं दौड़ में नहीं थे, और तोमर साहब भी, मतलब उनकी कोई ग्राउंड के। तोमर जी क्या कह रहे हैं उसे सुनते हैं श्रवण जी एक बार। पार्टी चुनाव पूरे ताकत से लड़ी, बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप जनता का ये अपार आशीर्वाद मिला है। और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है, और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया, ये उसकी जीत है। अपने क्षेत्र के संदर्भ में नहीं, भाजपा की जीत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। सब सामूहिक नेतृत्व को इस जीत का श्रेय देते हैं, पर मेरे पास में कुछ अपडेट है, निर्णायक अपडेट है। देवास से भाजपा की गायत्री राजे पवार बहुत अच्छे अंतर के साथ में एक बार फिर चुनाव जीतने जा रही हैं। उनके पति स्वर्गीय तुकोजी राव पवार, वह भी यहाँ से कई बार के विधायक रहे, तो वह करीब 14,000 मतों से अभी आगे हैं। गायत्री राज पवार बहुत सम्मानजनक नाम है देवास की सियासत के अंतर्गत। सोनकच्छ से सज्जन सिंह वर्मा का काम लग गया है, 13,000 वोटों से वो पीछे हैं बीजेपी के राकेश सोनकर से। अब अगर सज्जन सिंह वर्मा चुनाव जीतते हैं तो ये अपने आप में 8वां आश्चर्य ही होगा। नागदा खाचरोद, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तेज बहादुर सिंह 1985 वोटों से आगे चल रहे हैं दिलीप गुर्जर के मुकाबले। दिलीप गुर्जर बड़े नेता हैं कांग्रेस के, यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। दिलीप शेखावत को यहाँ से चुनाव लड़ना था, उनके स्थान पर पार्टी ने प्रत्याशी बदला, पर वो निर्णय ठीक दिखाई दे रहा है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, रविंद्र चौबे भी अब हार की दिशा में ही जाते हुए दिख रहे हैं। 5,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 7 राउंड के बाद 5,254 वोटों से पीछे हैं। गजेंद्र यादव अरुण वोरा को चुनाव हरा चुके हैं, आप ये मान के चलें, क्योंकि इस समय पर 7 राउंड के बाद 14,600 वोटों से गजेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। डोंगरगढ़ में हर्षिता बघेल विनोद खांडेकर को विधायक नहीं बनने देंगी भाजपा के, वो 17,863 वोटों से आगे चल रही है। नया चेहरा है, पार्टी ने वहां पे टिकट काट दिया था वर्तमान प्रत्याशी का, भुवनेश्वर का, तो ये निर्णय सही जाता हुआ दिख रहा है। पाटन से भूपेश बघेल एक आरामदायक स्थिति में अब आते जा रहे हैं, विधायक के संदर्भ में वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 4,262 वोटों से वो आगे हो गए हैं। एक सम्मानजनक बढ़त भूपेश बघेल प्राप्त कर चुके हैं। वही कवर्धा से मोहम्मद अकबर के लिए भी अब चुनाव जीतना लगभग असंभव है, क्योंकि वो 12,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कुल भाजपा प्रत्याशी विष्णुदेव साय इस बार विधानसभा में पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि वह 12,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। एक जो चौंकाने वाला अपडेट है, मैं अपनी स्क्रीन पर अटेंशन चाहूंगा आप लोगों का। हम बात कर रहे थे रेणुका सिंह की, भरतपुर सोनट से उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। वर्तमान में वो सरगुजा की सांसद हैं, छत्तीसगढ़ की इकलौती मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल में। वो चुनाव में लगातार पीछे चल रही थी गुलाब कमरों के मुकाबले, पर अभी उन्होंने रुख बदल दिया है
और 2614 वोट से आगे हैं। तो भूपेश बघेल और रेणुका सिंह, दो कद्दावर नाम, इन्होंने शुरुआती ट्रेंड को बदलने में सफलता हासिल कर ली है और अब ये दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हैं। हालांकि वो निर्णायक बढ़त के तौर पर नहीं देखा जा सकता, पर भूपेश बघेल 4000 वोटों से आगे हैं। 4000 वोट ठीक ठाक वोट माने जा सकते हैं विधानसभा चुनाव के लिहाज से, तो वो बढ़त उन्होंने प्राप्त कर ली। तो ये कमोबेश स्थिति है। मेरे साथ में श्रवण जी बने हुए हैं। तो श्रवण जी, अब आखिरी दौर की बातचीत आपसे ये करना चाहता हूं इसके संदर्भ में कि जिस प्रकार का रुझान आ रहा है वो कांग्रेस 3 राज्यों में साफ हो रही है। पिछली बार इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी 2018 में। इसे राहुल गांधी के नेतृत्व की चमत्कारिक सफलता के तौर पर देखा गया था। अब 3 राज्यों में शर्मनाक पराजय के तौर पर देखा जाएगा। इससे 2024 में जो बड़ी उम्मीद इंडिया को लेकर थी, गठबंधन को लेकर, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर आपकी टिप्पणी आए तो हम अपनी बातचीत को आज यही विराम दें। इस पर कांग्रेस के 2024 के प्रोस्पेक्ट्स पर बहुत जबरदस्त पॉजिटिव असर पड़ेगा। मैंने शायद कोई 2 महीने 3 महीने पहले एक ट्वीट किया था, मैं ढूंढ रहा था उस ट्वीट को, कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार जाना चाहिए। और उसमें यह लिखा था कि इसलिए हारना चाहिए कि पिछली बार जीतने के बाद ये लोग इतने अपने आप में मशगूल हो गए थे सरकारें बनाने, विभाग बांटने और आपस में झगड़ने के लिए, कि लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने राहुल गांधी को हरवा दिया था। और राहुल गांधी ने अपने हार के बाद पहली पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार पब्लिकली ठहराया था, उसमें एक कमलनाथ थे और एक अशोक गहलोत थे, कि ये दोनों अपने बेटों को जिताने में लगे रहे। और तीसरा नाम उन्होंने चिदम्बरम का लिया था, एक शायद नाम और कोई लिया था। मेरा लिखना ये था ट्वीट में कि ये लोग हार जाएंगे तो कांग्रेस के लिए अच्छा इसलिए रहेगा कि पूरी की पूरी कमान जो है लोकसभा की, वो राज्यों से निकलकर दिल्ली पहुंच जाएगी। और ये जो लोग हैं जो अपनी उम्र को प्राप्त कर चुके हैं और जिनको घर बैठ जाना चाहिए, नेतृत्व से दूसरे लोगों के लिए मैदान खाली कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, हालांकि मध्य प्रदेश में इतना वैक्यूम है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बाद कोई है नहीं, पर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में नेतृत्व मौजूद है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हार है, इसका बहुत जबरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट लोकसभा के चुनाव पर कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगा। क्योंकि जो अभी स्थिति है कि छत्तीसगढ़ की 29 में से सारी मध्य प्रदेश के 29 में थे, एक सीट कांग्रेस के पास है। 11 में से केवल 2 सीटें कांग्रेस के पास है, 9 बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 बीजेपी के पास है और राजस्थान में 25 में से 24 कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास। ये स्थिति अब 2024 में नहीं रहने वाली है। आप पाएंगे कि 2024 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत को एग्जॉस्ट कर दिया है इन चुनावों में। केवल 3 राज्यों में, 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में और तेलंगाना के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने वहां इतनी मेहनत की तो वहां क्या हुआ। तो खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम चूंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो परिणाम है कांग्रेस के लिहाज से और इंडिया गठबंधन के लिहाज से काफी सकारात्मक हैं और पॉजिटिव होंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। मान रहे हैं इस हार को श्रवण जी बोल रहे हैं कि मैंने तो 2 महीने पहले ट्वीट ही किया था कि इन तीनों जगहों पे कांग्रेस को हार जाना चाहिए। तीनों राज्यों की जनता ने बागी नेताओं की बात को भले ही गंभीरता से नहीं लिया, पर श्रवण जी की बात को बड़ी गंभीरता से ले लिया और उस दिशा में रुझान दिखाई दे रहे हैं। अब श्रवण जी की 2024 को लेकर जो उम्मीद है, क्या जनता उसे भी पूरा करेगी? इसके लिए हम 2024 में श्रवण जी को फिर याद करेंगे, हालांकि इस दौरान भी याद करते रहेंगे। पर श्रवण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे श्रवण गर्ग जी, देश के जाने माने पत्रकार, जो इन तीनों राज्यों के रुझानों के संदर्भ में
अचंभित हैं छत्तीसगढ़ के रुझान को लेकर। उन्हें नहीं थी उम्मीद कि यहां से कांग्रेस की विदाई होने के हालात बनेंगे।